Hello, dear students. Welcome in this lecture of law of evidence. In our previous lecture, we discussed about the relevancy of fact and especially section 5. The section 5 declares that in a suit or proceeding, evidence may be given for existence or non-existence of fact in issue and relevant fact. Section 5 exclude everything which is not declared relevant under this act in section 6 to 55. Now we will discuss the relevancy of fact which is specified in section 6 to 55 in the Indian Evidence Act. These sections tell us that what is relevant and what is not relevant. And the starting is with the section 6. Section 6 declares that fact which, though not in issue, are so connected with the fact in issue as to form part of the same transaction are relevant, whether they occurred at the same time and place or at different time and place. हम कह सकते हैं कि जो तथ्य विवादक न होते हुए भी किसी विवादक तथ्य से इस प्रकार से जुड़े हैं कि वो एक ही समव्यवहार के भाग हैं, वे तथ्य सुसंगत हैं, चाहे वे उसी समय और उसी स्थान पर घटित हुआ हो या अलग अलग समयों पर और अलग अलग स्थानों पर घटित हुआ हो। यानी धारा 6 ये एक ही समव्यवहार की बात करती है, द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। अगर एक ही समव्यवहार में कोई तथ्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तो वह सुसंगत है, चाहे भले ही वह उसी समय और उसी स्थान पर हुआ हो या फिर अलग अलग समयों पर और अलग अलग स्थानों पर हुआ हो। धारा 6 में 4 इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं, जिनके माध्यम से हम इस बात को समझ सकते हैं। लेकिन उसके पहले जो धारा 6 की भावना है, जो उसका अर्थ है, वो ये है कि फैक्ट्स विच आर द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन आर रेलिवेंट। यानी तथ्य जो एक ही समव्यवहार का भाग हो वह सुसंगत हो। अगर एक ही समव्यवहार का भाग है तो वो सारा तथ्य सुसंगत हो जाएगा जो उस समव्यवहार में घटित हुआ है। हालांकि ये जो शब्द है एक ही समव्यवहार, इस शब्द को साक्ष्य अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन हम इतना तो कह सकते हैं कि ऐसा समूह, तथ्यों का एक ऐसा समूह जो एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़ा हुआ हो कि हम उसे एक नाम दे सकें, तो वह एक ही समव्यवहार माना जाएगा। The term same transaction is not defined in the Indian Evidence Act, but transaction is the group of facts connected with each other and referred by a single name, single legal name, like crime and contract, etc. अगर हम उसे एक विधिक नाम दे सकते हैं
तथ्यों का एक ऐसा समव्यवहार जिसे एक विधिक नाम दिया जा सकता हो, तो वो माना जाएगा कि वो एक ही समव्यवहार का भाग है। पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, एक ही समव्यवहार, यह जो शब्द है, इस शब्द को समझने के लिए हमें कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन मीन्स, जो पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन है, इसका अर्थ क्या है, या हम इसको किस तरीके से स्पष्ट कर सकते हैं, किस तरीके से समझ सकते हैं। तो द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन मीन्स, द फर्स्ट इज प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम। इट मीन्स a transaction may take short or long time according to its nature, but the interval between the several acts which are claimed to be part of the same transaction should not be so great as to make them remotely connected। यानी जो समीपता है, समय की समीपता है, जो सन्निकटता है, वह होनी चाहिए। जो घटनाएं घट रही हैं उसमें समय की दृष्टिकोण से समीपता और सन्निकटता होना चाहिए। दूसरा, यूनिटी ऑफ प्लेस। सिमिलरली अ ट्रांजैक्शन में बी कन्फाइंड टू अ लिमिटेड स्पेयर और इट्स पार्ट में बी स्कैटर्ड ओवर अ वाइड एरिया, बट in all cases it must form part of a single scheme। यानी इनका जो दायरा है, वह दायरा एक ऐसा दायरा होना चाहिए जो चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ता हो। द थर्ड इज कम्युनिटी ऑफ पर्पज। सेवरल एक्ट्स डन एट द सेम टाइम आर विथ इंटरवल्स and at the same place or at different place cannot be part of same transaction if there is not common purpose behind them। जब तक एक common purpose नहीं होगा तब तक हम उसे part of same transaction नहीं मान सकते। part of same transaction means community of purpose जो है, ये इसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एंड द फोर्थ इज कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन। दिस इज मोस्ट एसेंशियल। इवन इफ द एबव थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, द डिफरेंट एक्ट्स आर इवेंट्स कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन इफ देयर इज नो कंटिन्यूटी बिटवीन देम एंड द चेन इज स्नैप्ड। निरंतरता होनी चाहिए। जो कार्यों का समव्यवहार है उसमें एक निरंतरता होनी चाहिए। जब निरंतरता होगी तब हम मानेंगे कि ये पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन है। यानी समीपता, सन्निकटता और एकरूपता, निरंतरता, ये सारी चीज़ें मिल करके इस बात को स्पष्ट करती हैं कि यह जो घटना है वो एक ही समव्यवहार का भाग है। द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, ठीक है। द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन मीन्स प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, कम्युनिटी ऑफ पर्पस एंड द कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन। नाउ वी हैव टू सी द इलस्ट्रेशन ऑफ दिस सेक्शन। You can see that there is 4 illustration in this section. The first is, A is accused of the murder of B by beating him. Whatever was said or done by A or B or the bystanders at the beating are so shortly before or after is as to form part of the transaction is a relevant fact। यानी ख को पीट कर उसकी हत्या करने के लिए क अभियुक्त है। क या ख या पास खड़े लोगों के द्वारा जो कुछ भी पिटाई के समय या उससे इतने अल्पकाल पूर्व या पश्चात
कहा या किया गया था कि वह उसी समव्यवहार का भाग बन गया है, वह सुसंगत तथ्य है। तो ये जो सुसंगतता इस इलस्ट्रेशन में दिख रही है, उसमें समीपता भी है, सन्निकटता भी है, निरंतरता भी है। यानी जो ये दृष्टांत बताता है कि ख को पीटकर हत्या करने के लिए क को अभियुक्त बनाया गया है, तो क ख या उस समय उस पास खड़े लोगों के द्वारा जो कुछ भी पिटाई के समय या उसके तुरंत पूर्व या पश्चात कहा गया, जो भी बात कहा गया या किया गया, वो उसी समव्यवहार का भाग माना जाएगा और वो सुसंगत होगा। The other illustration is, the question is whether certain goods ordered from B were delivered to A. The goods were delivered to several intermediate persons successively. Is delivery is a relevant fact. यानी प्रश्न यह है कि क्या ख ने जो माल ख को परिदत्त किया या क ने जो माल बुक कराया था वह माल ख से क को मिला, तो वह माल जिस क्रम में मध्यवर्ती व्यक्तियों को दिया गया, तो हर वह परिधान जो कि मध्यवर्ती व्यक्तियों को मिला वह सुसंगत माना जाएगा, यानी रिलेवेंट होगा। तो यहाँ पर भी जो घटनाक्रम में हमें दिखाई दे रहा है वह निरंतरता, क्योंकि यह एक निरंतर अनुक्रम में एक काम हो रहा है। एक व्यक्ति से माल का परिधान दूसरे व्यक्ति को होना है और उस दूसरे व्यक्ति को परिधान होने के पहले वह माल कई व्यक्तियों को परिदत्त किया गया, परिधान किया गया। ठीक है, तो जितने भी व्यक्तियों को उस बीच में परिधान किया गया है वो हर एक परिधान जो है वो सुसंगत तथ्य है। The goods were delivered to several intermediate persons successively. Is delivery is a relevant fact. तो ये जो धारा 6 का जो प्रावधान है ये एक ही समव्यवहार की जो बात करता है कि एक ही समव्यवहार में जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, वो सारी की सारी घटनाएं जो होंगी वह सुसंगत मानी जाएंगी और वो सारी घटनाएं सुसंगत हो जाएंगी क्योंकि वो एक ही समव्यवहार में घटित हो रही हैं। तो इस तरीके से धारा 6 का जो इम्पोर्टेंस है, जो उसकी महत्ता है, वह इसलिए है क्योंकि वह उन सभी बातों को सुसंगत बताता है जो बातें एक ही समव्यवहार में घटित हुई हैं। इस तरीके से धारा 6 की जो निरंतरता है वह एक क्रम में बढ़ती चली जाती है। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे, जो रेस जेस्टे का ये जो सिद्धांत है यह धारा 6 से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हालांकि रेस जेस्टे शब्द भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन जो धारा 6 की भावना है, जो इसका विस्तार है, वह इंग्लिश डॉक्ट्रिन रेस जेस्टे से मिलता जुलता है। सेक्शन 6 declares certain facts relevant which are in English law come under the doctrine of res geste. The expression res geste is not used in Indian law of evidence, but due to certain considerations, it is difficult to avoid a passing reference to the doctrine in this act. जो रेस जेस्टे की जो महत्ता है, यह जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को हम अवॉइड नहीं कर सकते, चाहे भले ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 में इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी रेस जेस्टे का जो सिद्धांत है, जो इंग्लिश लॉ का जो सिद्धांत है, वह सिद्धांत वही है जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 में अपनाया गया है।
The Latin word res means things and the expression res geste literally means the things done. A transaction are essential circumstances surrounding the subject. यानी इसका जो प्रसार है, इसका जो विस्तार है, वो वही है जो कि धारा 6 की सिद्धांत का है. डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टे एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ सेम ट्रांजैक्शन. हम इंग्लिश विधि के इस सिद्धांत का जो अनुसरण हो है वो मुख्य रूप से धारा 6 में, फिर 7, 8 और 9 में करते हैं, और फिर धारा 14 में भी आप इसका प्रभाव देखेंगे. इस तरीके से डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टे इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 6 के सिद्धांत का समर्थन करती है. Now we have to discuss an important case of Ratan Banam Queen. In this case, a man was prosecuted for the murder of his wife. His defense was that the shot went off accidentally. There was evidence to the effect that the deceased telephoned to say, "Get me the police, please." Before the operator could connect the police, the caller, who speaks in distress, gave her address and the call suddenly ended. Thereafter, the police came to the house and found the body of a dead woman. Her call and the words she spoke were held to be relevant as a part of the transaction which brought about her death. Her call in distress showed that the shooting in question was intentional and not accidental, for no victim of an accident could have thought of getting the police before the happening. यह जो वाद था, इस वाद में एक व्यक्ति पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप था. उस व्यक्ति ने अपने बचाव में कहा कि गोली दुर्घटनावश चल गई थी, पर एक साक्ष्य जो दिया गया वो यह था कि मृतक की पत्नी ने टेलीफोन मिलाया और ऑपरेटर से कहा कि मुझे पुलिस बुला दीजिए. ऑपरेटर अभी कुछ कह ना पाई थी कि स्त्री, जो कि बहुत तकलीफ से बोल रही थी, उसने जल्दी से अपना पता नोट कराया और कॉल डिस्कनेक्ट हो गया. ऑपरेटर ने पुलिस को सूचित कर दिया. पुलिस वहां पहुंची तो वहां पर स्त्री का शव पाया. अब उस स्त्री के द्वारा टेलीफोन करना और पुलिस को बुलाना उसकी हत्या के समव्यवहार का भाग मानते हुए सुसंगत साक्ष्य ठहराया गया. घबराहट की हालत में उसका फोन करना यह बताता था कि उसकी हत्या शाशय थी, दुर्घटनावश नहीं थी, क्योंकि किसी दुर्घटना से पीड़ित होने वाले व्यक्ति को सपने में भी यह नहीं सोच सकता कि दुर्घटना से पहले ही वह पुलिस को बुला ले. तो यह जो रेस्जेस्टे का ये जो सिद्धांत है, यह जो एक प्रिंसिपल है, इसका ये मुख्य लाभ है कि न्यायालय को प्रत्येक समव्यवहार के सभी आवश्यक अंगों को ध्यान में लेने की अनुज्ञा देता है. ठीक है. दिस इज द यूटिलिटी ऑफ दिस डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टे. इट इनेबल्स द कोर्ट टू टेक into account all the essential detail of the transaction. तो इस तरीके से यह जो मामला था, इस मामले में एक ही समव्यवहार के आधार पर, रेस जस्टे के सिद्धांत के आधार पर इस बात को साक्ष्य के रूप में सुसंगत माना गया कि उस स्त्री ने
दुर्ग अपने मरने से पहले टेलीफोन ऑपरेटर को फ़ोन करके पुलिस की डिमांड की और निश्चित तौर पर किसी व्यक्ति को जब खतरे का आभास होगा तभी वह इस प्रकार की सहायता की मांग करेगा। यानी यह निश्चित है कि उस स्त्री की हत्या की गई, दुर्घटनावश उसकी मृत्यु नहीं हुई। The doctrine of res gestae and hearsay. In our previous lecture, we discussed upon this point that the hearsay evidence is not a good evidence. Hearsay evidence means the statement of a person who has not seen the happening of the transaction but heard of it from others. यानी एक ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य जिसने घटना को स्वयं न देखा हो, बल्कि उसने किसी अन्य व्यक्ति से उस घटना के बारे में सुना हो, तो यह एक अनुश्रुत साक्ष्य होता है, हियरसे एविडेंस होता है, जो कि ग्राह्य नहीं होता। An important case, R versus Foster, is a very good case, very important case on this point. In this case, the witness had only seen a speeding vehicle but not the accident. The injured person explained him the nature of the accident. He was allowed to give evidence of what the deceased said, although it was only a derived knowledge, it being a part of res gestae. Thus, the doctrine of res gestae constitute an exception to the principle of hearsay. यह जो एविडेंस था, यह जो वाद था आर बनाम फोस्टर का, इस बात का जो तथ्य था वो ये था कि एक अभियुक्त पर यह आरोप लगाया गया कि उसने एक व्यक्ति के ऊपर अपनी गाड़ी चला करके उसकी हत्या कर दी थी। एक गवाह जो कि पेश किया गया, उसने बताया कि उसने गाड़ी को बहुत स्पीड से चलाते हुए देखा, परंतु दुर्घटना नहीं देखी। और जैसे ही घायल व्यक्ति की चिल्लाहट सुनी, वो भागकर उसके पास पहुंचा। उसने पूछा कि क्या हुआ। मृतक ने उसे बताया कि दुर्घटना कैसे हुई थी। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि घटना के कारण के बारे में पूछे जाने पर जो कुछ भी मृतक ने बताया वह स्पष्ट रूप से ग्राह्य था। तो यानी यह जो सामान्य सिद्धांत है कि अनुश्रुत साक्ष्य ग्राह्य नहीं होता, तो उस सामान्य सिद्धांत के अपवाद के रूप में यह रेस जस्टे का एक सिद्धांत है। यानी अगर वह बात एक ही समव्यवहार के अंतर्गत आती है, रेस जस्टे के अंतर्गत आती है, तो उसे सुसंगत माना जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टे कॉन्स्टिट्यूट एन एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ हियरसे। तो यह जो धारा 6 का सिद्धांत है, यह सिद्धांत उन सभी तथ्यों को सुसंगत बनाता है जो तथ्य एक ही समव्यवहार में किए गए हैं, वो चाहे समय और स्थान के अनुसार तुरंत घटित हुए हों या अलग अलग समय और अलग अलग स्थानों पर घटित हुए हों। लेकिन अगर वो एक ही समव्यवहार का पार्ट हैं तो उन्हें सुसंगत माना जाएगा। और अगर वो सुसंगत हैं तो फिर
वह एडमिसिबल है या नहीं, यह आगे की धाराओं में तय किया जाएगा, लेकिन उनकी सुसंगतता यहाँ पर तय की होती है। जो तथ्यों की सुसंगतता धारा 6 में है, यानी रेस जेस्टे का जो कॉन्सेप्ट है, द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें मुख्य रूप से हमें इन 4 बातों का ध्यान रखना है कि प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, कम्युनिटी ऑफ पर्पस एंड कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन है, पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन है, तो फिर डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे एप्लीकेबल हो जाएगा। हमें इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है कि रेस जेस्टे का सिद्धांत धारा 6 में कहीं भी लिखा नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में रेस जेस्टे के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट है वह कॉन्सेप्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम में और मुख्य रूप से धारा 6 में मिलता है। इसके जो दृष्टांत हैं, जो इलस्ट्रेशन हैं, उनमें 2 इलस्ट्रेशंस की हमने चर्चा की। बेयर में आप देखेंगे तो पहला क्रम में ये पहला और चौथा है। बाकी के 2 इलस्ट्रेशन जो बी और सी है वह भी आप पढ़िए, तो यह बात आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कि एक ही समव्यवहार के लिए धारा 6 का जो दृष्टिकोण है वह क्या है, वह किन चीज़ों को एक ही समव्यवहार मानती है। लेकिन अंत में आपको इन 4 बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, कम्युनिटी ऑफ पर्पस एंड कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन। समीपता है, सन्निकटता है, निरंतरता है और उनकी कनेक्टिविटी एक दूसरे के साथ है, तो वो पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन माने जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर अगले लेक्चर में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।